हेलो दोस्तों, आज मैं जो है आपको एनसीईआरटी का फिजिक्स का परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर टॉपिक्स, जो उसमें आपको कन्फ्यूजन होता है, जो उसमें आपको प्रॉब्लम होता है, आज मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। हम अनायास ही किसी चीज़ के विषय में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ पाल लेते हैं। ये इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है कि आप स्टेप बाय स्टेप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़रूरत है दिमाग खपाने की नहीं इसमें, आपको केवल इसके बारीकियों को जानना है, ये चीज़ होता क्या है। खास तौर पर आपको प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या होता है, आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं, उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत होती है। तो हम देर न करके हम जल्दी से अपने टॉपिक पर आते हैं, और अपने टॉपिक पर आपको मैं कुछ चीज़ें, पहले पूर्व की चीज़ें हैं, मैं पहले उसको बता देना चाहता हूँ। आइए थोड़ा सा हम लोग लिस्ट काउंट समझें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। तो लिस्ट काउंट क्या होता है यह हम थोड़ा सा जान लें। लिस्ट काउंट क्या होता है, जिसको हम लोग अल्पतमांक कहते हैं। क्या होता है? अल्पतमांक। नाम से ही क्लियर है, लिस्ट यहाँ वर्ड्स है, काउंट का मतलब आपके उसको काउंट करने से है, उसके मापने से है। तो अलग अलग जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, उनकी एक जो है क्षमता होती है, उसकी एक मिनिमम टेंडेंसी होती है कि उतना वह मेजरमेंट कर सके। एज एग्जाम्पल, हम अपने घरों में, हम अपने स्कूलों में स्केल जो यूज़ करते हैं, वह मिनिमम क्या बना होता है, उस पर mm बना होता है, सेंटीमीटर बना होता है, सो ऑन, इस तरह की चीज़ें, फुट में बना होता है, इंच में बना होता है। उससे भी अगर हम थोड़ा सा और मिनिमम डिस्टेंस मेजरमेंट करने जाएंगे तो वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स के बाद और हम मिनिमम चले जाएं तो जिसे बहुत ही थिकनेस, बहुत ही ठीक चीज़ें हैं, उसका हमको रेडियस निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो हम लोग स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हर एक जो हमारा मेजरिंग ऑपरेटर्स है, उसकी एक मिनिमम टेंडेंसी होती है मेजरमेंट करने की, वही क्या होती है, उसकी लिस्ट काउंट होती है। तो सपोज करिए कि अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं और मिनिमम उसकी टेंडेंसी क्या है, में है, किसमें है, मिलीमीटर में है, तो इसका जो है कितना मिनिमम यह मेजरमेंट कर सकता है, तो आपका यह कितना मेजरमेंट करेगा, मिनिमम मेजरमेंट आपका 1 mm कर सकता है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा। सपोज करिए वह सेंटीमीटर में मेजरमेंट करता है, तो वह उसका मिनिमम लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो ऑन, इस तरह से सारी चीजें हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, उसका अल्पतमांक कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर, ये इतना मेजरमेंट कर सकता है। आपका जो है स्क्रू गेज होता है, वह 0.001 सेंटीमीटर इतना मेजरमेंट कर सकता है। तो ये तो लिस्ट काउंट है, हम उस ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करते हैं। बट अगर हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमको लिस्ट काउंट मेजरमेंट करना है, तो लिस्ट काउंट कैसे मेजरमेंट करेंगे, आइए उसको देखते हैं। सपोज करिए हम किसी मीटर स्केल से कोई चीज़ मेजरमेंट कर रहे हैं, और मीटर स्केल से मेजरमेंट करने के बाद लेंथ मान लेते हैं, उसकी लेंथ कितनी आ गई, उसकी लेंथ हम मान लेते हैं 3.5 मीटर हो गई। अब कहेगा कि इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, तो इसका लिस्ट काउंट हम डेसिमल वैल्यू के अकॉर्डिंग लगाते हैं। इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, 0.1 मीटर होगा। यानी कि यह कितना मीटर यह मेजरमेंट कर सकता है, पॉइंट, इसका लिस्ट काउंट हम लोग कितना लिखेंगे, 0.1 मीटर लिखेंगे। सपोज करिए कोई हो गया 3.5.1, इतना मेजरमेंट कर रहा है, लेंथ मेजरमेंट कर रहा है, तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, इस डिजिट के अकॉर्डिंग इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा आपका 0.000 और 1 हो जाएगा। सपोज करिए कोई ऐसा मेजरमेंट आप लेंथ का ले रहे हैं, आ गया हुआ आपका 8 मीटर सपोज कर रहे हैं, तो उसका अगर लिस्ट काउंट हमको लेना होगा उस मेजरमेंट का, अगर मीटर में लेना होगा तो हम कितना लेंगे, 1 मीटर लिस्ट काउंट लेंगे। मीटर में मेजरमेंट करना, और इसी को हम सेंटीमीटर में चेंज कर दें
तो वह कितना हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर में जब लेना होगा, सपोज करिए आपका 35 है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अगर हमारे आंकड़े डाटा जो भी दिए गए हैं, अगर उसका लीस्ट काउंट हमको निकालना है, सपोज करिए मैं दूसरा एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मास का। सपोज करिए यह क्या है, 5.35 kg। तो इसका लीस्ट काउंट हम कितना कैलकुलेट करेंगे, 5 से मतलब नहीं है, 0.01 kg इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। और टाइम की बात है, टाइम का मेजरमेंट करने वाला कोई ऑपरेटर्स है, उसका लिस्ट काउंट अकॉर्डिंग टू डेसिमल पॉइंट्स, इसके हिसाब से हम उसका जो है लिस्ट काउंट ले लेंगे। लिस्ट काउंट की अभी आगे हमको जरूरत पड़ेगी। आइए हम ज़्यादा लेंदी इसको न करके शॉर्टली हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि किस तरह से हम शुरुआत करेंगे। एब्सोल्यूट ईरर से जाएंगे रिलेटिव ईरर, और बाद में हम लास्ट टाइम कहाँ पहुँचेंगे, परसेंटेज ईरर पर पहुँचेंगे। तो उसके लिए हम सपोज करें कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और उस मेजरमेंट में हम रीडिंग नोट करते हैं, हम जो है ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। तो सपोज करिए पहली पॉइंट में आते हैं, कोई चीज़ है उसका मेजरमेंट कर रहे हैं और जो उसकी रीडिंग आ रही है, मान लेते हैं A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया, सो ऑन AN, ये डिफरेंट टाइप्स की इसके मेजरमेंट हो गए, ये ऑब्जर्वेशंस हो गए। तो इसकी एक कोई फिक्स वैल्यू होगी, एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमको कंफर्म करना पड़ेगा। तो उसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू को कैसे निकालते हैं, उस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम जो है एवरेज के रूप में निकालते हैं। तो उसका एवरेज कैसे होता है, हम ए मीन निकाल लेते हैं। ए मीन निकल गया, ए मीन निकालने में हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे और A2 और A3 सो ऑन AN जोड़ करके, और मीन में क्या होता है, जितनी बार जोड़ते हैं उतने का डिवीजन कर देते हैं। तो यह स्टैंडर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू आ गई। अब जितनी भी ये वैल्यू होगी, यह सब वैल्यू क्या होगी, इसी के आसपास होगी। जैसे हम बॉब के हेल्प से क्या निकालना चाहते हैं, लोलक की मदद से हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, ग्रेविटी निकालना चाहते हैं। तो ग्रेविटी निकालने में कहीं कोई 9.8 समथिंग आ गया, कहीं 10 पॉइंट समथिंग आ गया, कहीं 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हम फिर क्या करेंगे, उसका एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं। जैसे 9.81 हमारे एरिया में होता है, इंडिया में लगभग सब स्टेट्स में और सब प्लेसेज में यही हम मान लेते हैं, 9.81 ही मान लेते हैं। तो उसी तरह से अब जो यह वैल्यू आई, उसकी ट्रू वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया, यह उसका मीन हो गया। अब हम लोग आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज हम आपको और दिखा देना चाहते हैं, क्या है कि जो मीन वैल्यू है उससे इनका कितना डिफरेंस है, वह जो है हम उसको कह सकते हैं, क्या चीज कह सकते हैं कि वह जो है इंस्ट्रूमेंट्स का क्या हो गया, उतना ईरर हो गया। यानी कि कितना आना चाहिए था हमको, इतना आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है इतना, आना चाहिए था इतना, आ रहा है इतना। तो इनका हम क्या करेंगे, एक डिफरेंस निकालेंगे। अब उसका डिफरेंस निकालेंगे और उसकी क्या लेंगे, हम ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष मान लेंगे। निरपेक्ष मान लेने का मतलब क्या है, जो भी हमारी ईरर्स होती है, जो हम ईरर कैलकुलेट करते हैं, उस कैलकुलेशंस में ईरर हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ईरर निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब कैलकुलेशंस करेंगे तो कोई भी ईरर का मतलब एक प्रकार की त्रुटि है, और त्रुटि बढ़ेगी घटेगी नहीं, कोई भी त्रुटि होगी हम पॉजिटिव क्यों लेते हैं। जैसे हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव आ गया ईरर और वो इरेक्ट हो गया, दूसरा कैलकुलेशन कर रहे हैं वो निगेटिव आ गया। तो निगेटिव करने का मतलब ये नहीं है कि वो एरर खत्म हो गया, वो उसकी एक व्यवहारिक वैल्यू कर सकते हैं, वो कि वह त्रुटि उसमें बढ़ रही है, इसलिए सारी त्रुटियां क्या होती हैं, जोड़ी जाती हैं। क्लियर हुआ आपको। तो हम क्या करेंगे, हम जो है एक हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो मान लेते हैं वह कितना आ रहा है, अब डेल्टा A1, डेल्टा A1 का मतलब क्या हुआ आपका, A1 माइनस ए मीन हो गया। इसी तरह से आप डेल्टा A2 निकालेंगे, वह कितना होगा, वह A2 माइनस ए मीन होगा। डेल्टा A3 निकालेंगे, वह कितना हो जाएगा, A3 और A मीन, सो ऑन। इसी तरह से हम डेल्टा AN निकालेंगे, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, AN माइनस ए मीन हो गया। अब जितनी भी चीजें हमारे आई हैं, अब इसका हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब क्या है
सबका हम यह ले लेंगे मॉडुलस ले लेंगे, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष मान अथवा एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो क्या हुआ, अब इतने एरर्स, इस वाले में इतना एरर आया, इसमें इतना आया, जो उसके मेन वैल्यू के नियर अबाउट एक्यूरेसी, मतलब एक्चुअली ये नहीं आ रहा है, इससे कम आ रहा है अथवा इससे ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, इस तरह से निकाल करके फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसका एवरेज निकाला जाता है, जिसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ये एब्सोल्यूट मीन। इसको सिंबॉलिक ढंग से मैं जो है बस इतना लिख रहा हूँ, ये जितना भी आया है ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो मान लेते हैं वह एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी an आ गई। an कैसे निकैलकुलेट करेंगे, जितना भी आया है यह आपका मॉड ऑफ a1 मॉड ऑफ a2 सो ऑन मॉड ऑफ आपका an निकाल लिया और उसमें n का डिवीजन कर दिया। तो ये जो भी वैल्यू आई है यह आपका क्या आ गया है, डेल्टा ए मीन आ गया है, an नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा मीन कहेंगे। यानी कि इतना जो है एवरेज उसमें जो है इरर्स हो रहा है, यानी कि जो हमारी वैल्यू यह आनी चाहिए थी इसमें कितने का डिफरेंस है, आइदर यह लेस देन हो सकता है इस वैल्यू से, आइदर यह ग्रेटर देन हो सकता है। क्लियर हुआ। तो यह क्या आपका आया, यही जो है आपका एब्सोल्यूट ईरर आया, यह इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा ए को ही एब्सोल्यूट। जनरली ये होता क्या है आपका, डेल्टा ए मीन इस तरह से लिखते हैं इसको, यह होता है यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, जो उसकी केवल एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं, लेकिन इसको हम लोग जनरली इसको ऐसे ए मीन करके लिख देते हैं, ठीक है ना, इसी चीज को। अब आपको इरर्स हमको मिल गया, तो अब उस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उस चीज को हम, जो हमारा कैलकुलेशन आ रहा है उसको कैसे, जो हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, जो हम रिजल्ट दे रहे हैं, उस रिजल्ट को लिखेंगे कैसे, आप यहाँ समझ गए होंगे। अब आगे हम आपको ले चलते हैं कैसे कैलकुलेशन लिखेंगे, वो वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, ए इक्वल टू आपने क्या निकाला था, ए मीन निकाला था और प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, यानी कि दोनों आपने क्या निकाला, एब्सोल्यूट इरर्स निकाला। यही इरर्स हो सकता है, आइदर इट विल बी पॉजिटिव आइदर इट विल बी निगेटिव। क्लियर हुआ। तो अब क्या हुआ, इसी को हम जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं उसकी वैल्यू लिखते वक्त, ये वैल्यू लिखे हैं, और यह चीज क्या हमने कैलकुलेट किया था, आपको उसका एब्सोल्यूट इरर कैलकुलेट किया था। क्लियर हो गया। अब एक चीज और देखिए, यहाँ एक चीज और समझ में आती है कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी वह किसके किसके बीच में होगी। तो यह वैल्यू जो है ए मीन और माइनस डेल्टा ए मीन से ग्रेटर देन होगा यह ए, और लेस देन किससे होगा, यह लेस देन होगा आपका ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, इससे लेस देन होगा। तो इसी के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, यह जो है इससे ज्यादा, इससे कम नहीं हो सकता है और इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ। अब हम आते हैं इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव इरर। हमने क्या निकाला अब तक, हमने एब्सोल्यूट इरर निकाल लिया। जो एब्सोल्यूट इरर आ गया तो हमको अब रिलेटिव इरर निकालना है। तो रिलेटिव इरर कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सा एक रेशियो होता है, उसको आपेक्षिक अथवा सापेक्ष त्रुटि भी कहते हैं अथवा फ्रैक्शन इरर भी कहते हैं। वह जो आपका क्या आया है, एब्सोल्यूट इरर, एब्सोल्यूट इरर। और आपका पहले ही क्या था, जो आपकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू आई थी, वह क्या आई थी, स्टैंडर्ड वैल्यू आया था। वह वैल्यू क्या था आपका, हम ट्रू वैल्यू कह सकते हैं, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू आइदर एब्सोल्यूट इरर आया कितना था, डेल्टा ए मीन आया था, और यह कितना आया था, ए मीन आया था। इन्हीं का रेशियो आप क्या कहते हैं, रिलेटिव इरर करते हैं, आइदर आपेक्षिक अथवा सापेक्ष त्रुटि कहते हैं इसको। यानी कि हम क्या निकालेंगे, डेल्टा ए मीन निकालेंगे और ए मीन होगा। तो अब हमको जो प्रॉब्लम मिलती है उसको सॉल्व करते समय ये चीज जरूरी नहीं है कि जो हम ऑब्जर्वेशंस किए थे A1 A2 A3 A4 सो ऑन इस तरह से आया था, जरूरी नहीं है कि वो दिया होगा। अगर वो मेजरमेंट केवल दिया होगा, सपोज करिए
दे दिया है कि लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, लेंथ 2.01 मीटर आ रहा है। अब पूछ सकता है कि इसका जो है एब्सोल्यूट एरर कितना होगा और रिलेटिव एरर कितना होगा। तो जनरली जो एब्सोल्यूट एरर होता है उसको हम डेल्टा ए मीन लिखते हैं, चाहे डेल्टा ए लिखते हैं, वो किसके इक्वल होता है, उसके लीस्ट काउंट के इक्वल होता है। कैलकुलेशन करते समय हम उसको यही ले लेते हैं। इस मेजरमेंट में लेंथ हम मेजरमेंट कर रहे हैं, लेंथ मेजरमेंट करने में कैसा जो है एरर एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, रिलेटिव एरर कितना होगा, उसको आप इजीली दे सकते हैं। तो डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ आप क्या लिखेंगे, 0.01 लिखेंगे और ए की वैल्यू कितना हो जाएगी आपका 2.01 मीटर कर लीजिए या मीटर कर लीजिए। अब यही कह रहा है कि रिलेटिव एरर आपको निकालना है। तो रिलेटिव एरर सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि डेल्टा ए मीन बाई ए, यही क्या हो गया आपका 0.01 और 2.01, यही क्या हो गया आपका, इसी को हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव एरर करते हैं। क्लियर हो गया होगा, ये रिलेटिव एरर है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या चीज है कि परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है उसको भी आप इजीली देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है परसेंटेज एरर। जो अब तक हम लोग किसी चीज का परसेंटेज निकालते चले आ रहे हैं वही परसेंटेज एरर है। यानी कि जो हमारा रिलेटिव एरर आया है, रिलेटिव एरर का हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर, इसी का हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। इसी का जो परसेंटेज होगा वही क्या होगा हमारा जो है, उसको क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर कहते हैं। तो अभी आपने रिलेटिव एरर कितना निकाला था, डेल्टा ए बाई ए निकाला था। चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए मीन और ए मीन हमारा ये आया था। ठीक है ना, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, डेल्टा जो फ्रैक्शन आया है उस फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, हम जो है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। किसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यही क्या हो गया आपका परसेंटेज एरर हो गया। बात क्लियर आई। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल में पीछे आपको दिखाया था कि डेल्टा ए बटा में ए की वैल्यू कितना आई थी, 0.01 आया था, 2.01। अब इसका परसेंटेज एरर निकालना होगा तो क्या करेंगे, डेल्टा ए बटा में ए इंटू 100 कर देंगे, यानी कि 0.01 इंटू 100 और बटा में यह ए हो जाएगा। एक वैल्यू कितना थी यहाँ पे 2.01 होगा, इसी को सॉल्व कर देंगे, ये आपका परसेंटेज एरर हो गया। तो यह चीज तो क्लियर हो गया होगा कि आपका एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। ठीक है, पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, फिर रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज एरर करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो डाटा है हमारा वो दिया रहेगा, A1 A2 की वैल्यू दिया रहेगा, नहीं, जिस फार्मूले का हम लोग यूज कर रहे हैं, जो चीजें यूज की जा रही हैं उसमें जो मेजरमेंट किया जा रहा है उस मेजरमेंट की वैल्यू दिया रहेगा। और जो हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं वो किसके इक्वल लिखते हैं, वह जो है आपके वह किसके इक्वल लिखते हैं, लिस्ट काउंट के इक्वल लिखते हैं, जो कि मैं पिछले बार आपको पिछले अभी टॉपिक में यहाँ पर मैंने बताया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें हैं, ये तो मैं सिंपल एक प्रॉब्लम लेकर के आपको बताया। अब कैलकुलेशंस ऑफ द एरर्स, एरर्स को कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, उसको जोड़ते हैं। क्या जरूरी नहीं है कि हम कोई चीज मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे हम वो चीज निकालते हैं, क्या कहते हैं आपका जो है टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, तो टाइम पीरियड में जो ऑसिलेशंस होता है, सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशंस होता है, तो टाइम पीरियड में क्या होता है, कांस्टेंट चीज में कोई एरर नहीं होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं उसी में एरर होता है। तो वहाँ हम जानते हैं कि टी जब निकालते हैं आप लोग तो टी इक्वल टू कितना होता है, 2π√L/g होता है। तो अब ग्रेविटी पर भी डिपेंड करेगा, चाहे अगर हम जी को ही इस तरह से कैलकुलेट कर लें कि जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से जी इक्वल टू 4π²L/T²। तो अब क्या चीज है, ये तो इसमें कोई एरर नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई एरर नहीं होगा। एरर कहाँ हो सकता है, आपका एरर एल में हो सकता है, आपका एरर जो है टी में हो सकता है। तो अब मेरे कहने का मतलब अब यह डिवीजन हो गया, कहीं मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, कहीं जो है सब्ट्रैक्शन हो सकता है। किसी फार्मूले में जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ही ना करेंगे। जब फार्मूला का यूज करेंगे तो उसमें एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है कि मल्टीप्लिकेशन है कि डिवीजन है कि कैसे चीजें हैं, तो उसका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, आइए उसको हम
क्रमशः एक एक पर पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। सपोज करिए हम पहली चीज आता है उसका जो है कॉम्बिनेशन ऑफ इरर्स, कैसे हम उसको कंबाइन करते हैं। योग कॉम्बिनेशन ऑफ इरर्स का कैसे हम कॉम्बिनेशन करते हैं। पहला क्या है, एडिशन। जब एडिशन हो, फार्मूले में एडिशन हो, मैं सिंपली केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, सारा कैलकुलेशन यहाँ मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा। सपोज करिए कोई क्वांटिटी है, उसको हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। वो क्वांटिटी क्या है, एक्स है, और एक्स मेजरमेंट करने में दो चीज़ों का यूज किया गया है, दो क्वांटिटी वेरिएबल्स है, एक ए है और दूसरी बी है। तो अब इसमें जो मेजरमेंट करेंगे इसमें इरर्स क्या हो सकता है, इसमें इरर्स हो सकता है, ये इरर्स आपका ए प्लस माइनस डेल्टा ए, हम लोग क्या लिखते हैं इसको, प्लस माइनस डेल्टा ए ही लिखते हैं। और इसी तरह से बी का मेजरमेंट करिएगा तो बी में कितना हो जाएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी हो गया। तो अब इसमें जब पूरा मेजरमेंट किया जाएगा, जब यह मेजरमेंट किया जाएगा तो इसमें भी इरर्स हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स का हो गया। तब के कंडीशंस में आपका यह कितना हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए, और दूसरे में बी प्लस माइनस डेल्टा बी हो गया। तो फाइनली इसको लिखना चाहें हम तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और ए प्लस बी और प्लस माइनस ए और डेल्टा बी, ये बाहर हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, जो इरर आपकी मेजरमेंट हो रही है वो इरर क्या हो सकती है, यही ना इरर हुआ इसके मेजरमेंट में, ये तो इसकी क्या है, यह ट्रू वैल्यू है। तो यह डेल्टा एच कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस ए डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी कि इतना जो उसमें यह इरर्स हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी कि हमारा जो है इरर्स का कॉम्बिनेशन कितना होगा, प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है, हम इरर्स कैलकुलेट कर लेंगे। जब क्वांटिटी को लिखना होगा तो क्वांटिटी को कितना लिखेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब हम आगे दूसरे फार्मूले पर बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन रहेगा तब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, सेम वे में ऐसे ही जैसे यहाँ है वैसे वहां भी होगा। दूसरा पॉइंट है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, बिल्कुल सपोज करिए यह कोई क्वांटिटी हमारी एक्स है, वह क्या है, ए माइनस बी में मेजरमेंट कर रहे हैं। तो अब ए में जो इरर्स होगा वह क्या क्या हो सकता है, वह प्लस माइनस डेल्टा ए होगा। बी में भी कितना होगा, बी और प्लस माइनस डेल्टा बी होगा। क्लियर है। अब हम जब इसको लिखेंगे यानी कि अब पूरी, अब ये क्या होगा, आपका इरर आ रहा है, तो जो हमारी ये क्वांटिटी है इसमें भी इरर आएगा। तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिखेंगे, यहाँ से अब यहाँ रखिए ए प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यह चीज होगा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और जो भी क्वांटिटी, अब यहाँ से सारा चीज क्या हो जाएगा, यह चीज आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए और यहाँ से प्लस बी। मैं आपको बताया था कि जितनी भी इरर्स है जब उसका कैलकुलेशंस किया जाता है उस इरर्स को हमेशा हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, नॉट निगेटिव। यानी कि अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि यह इरर है। मैंने बताया कि इरर घटती नहीं है, केवल बढ़ती है, चाहे हम फ्रैक्शंस में करें, एडिशंस में करें, सब्ट्रैक्शन में करें, जो भी हो वह इरर तो इरर है, उसको कैलकुलेशन के वक्त हमको जोड़ना ही होता है। तो यह हमारा इरर भी यहाँ कितना होगा, यानी कि डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी की कंडीशन में इतना ही होगा। यानी कि चाहे हमारा फार्मूले में एडिशन हो, फार्मूले में सब्ट्रैक्शन हो, दोनों कंडीशंस में क्या होगा, हमारा इरर बढ़ेगा ही, ये नहीं कि सब्ट्रैक्शन है तो इरर हमारा घट जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन में सपोज करिए तीसरा क्या है आपका, मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन में अब एक मेजरमेंट कर रहे हैं, एक्स है और उसमें फार्मूला हमारा ए इंटू बी आ रहा है, इसी का मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है। तब की कंडीशंस में हम लोग, अब सपोज करिए इसमें इधर कितना हो गया,
यह जो वैल्यू मेजरमेंट कर रहे हैं प्लस माइनस डेल्टा ए हो जाएगा, इसको मेजरमेंट करेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगा। ठीक है, तब हमारा एक्स जो आएगा उसमें भी मेजरमेंट किया जाएगा तो डेल्टा एक्स होगा कितना, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ए बी और ए इंटू प्लस माइनस मैं पहले लिख देता हूँ डेल्टा बी और प्लस यहाँ से प्लस माइनस ए इंटू बी और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, इतना चीज आएगा। अब ये चूंकि ये बहुत माइन्यूट होता है, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, यानी कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इसका इतना कैलकुलेशन होता है, इसको हम 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो आपका बचा कितना, आपका यही बचा ए बी और यहाँ से प्लस माइनस ए डेल्टा बी और यहाँ से प्लस माइनस बी और डेल्टा ए बचा। तो अब यह क्या है, एक्स आपका यह डेल्टा एक्स आया है। तो इसके कंडीशंस में आपने क्या देखा, आपको यही मिल रहा है कितना, डेल्टा एक्स। तो यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, ए इंटू डेल्टा बी और प्लस आपका बी इंटू डेल्टा ए। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान का देना है हमको, अब रिलेटिव निकालना है। वहां तो एडिशन था, वहां सब्ट्रैक्शन था, अब हम रिलेटिव इधर निकालेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स का डिवीजन कर देंगे, यहाँ आपका ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से ए कैंसिल, बचेगा क्या, डेल्टा बी बाई बी और डेल्टा ए बाई ए। अब परसेंटेज इधर जब निकालना होगा तो क्या होगा, यानी कि यह जो है परसेंटेज इधर होगा इसका डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 आया कितना, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 और यहाँ से डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। यानी कि जो हम फाइनल परसेंटेज इधर निकालेंगे, फाइनल रिलेटिव इधर निकालेंगे, वह क्या होगा, एक के और दूसरे के सम के इक्वल ही होगा, नॉट मल्टीप्लीकेशन। हमने कहा था ना, यह हमेशा एडिशन होता है, हमेशा यह बढ़ता है, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे कोई भी हो। तो अब डेरिवेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर इसी तरह से सिमिलरली जो है हम उसको भी निकाल सकते हैं, जो डिवीजन का केस है, डिवीजन को भी निकाल सकते हैं। चौथा केस आता है आपका डिवीजन का केस। तो डिवीजन का केस में क्या होता है उसको थोड़ा देख लीजिए, मैं शॉर्टली उसको बता देना चाहता हूँ क्योंकि काफी लेंदी हो जाएगा। यहाँ से ए बाई बी है, इसमें भी हम डेल्टा एक्स निकालेंगे तो वही तरह जिस तरह से उसको निकाले थे, तो डेल्टा ए बटा में ए और प्लस डेल्टा बी बटा में बी, यानी कि डेल्टा एक्स बटा में एक्स, इस तरह से आपका यह हो जाएगा। अब परसेंटेज की बात है तो इंटू 100 कर देंगे, तो डेल्टा ए बाई ए और इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। यानी कि डिवीजन के केस में भी क्या होगा, जो भी इरर्स होगा उसके जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनके इरर को हम क्या कर लेंगे, केवल जोड़ेंगे ही। क्लियर हुआ। अब एक आता है पावर के फॉर्म में है, तो पावर के फॉर्म में होता है, तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे सपोज करिए यह y है और कितना है, a टू पावर n है, इस तरह से है। अब इसके कैलकुलेशंस में इरर क्या हो सकता है, इसके कैलकुलेशंस में इरर क्या आ सकता है, तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा मैं आपको मैथमेटिक्स पे लेकर चलता हूँ। लाग लेंगे हम, यह लाग ऑफ वाई हो गया, लाग ऑफ वाई है, इधर करेंगे लाग ऑफ ए टू पावर एन, क्या होता है, लाग ऑफ ए टू पावर एन आपका एन लाग ऑफ ए होता है। अब आप इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग वी गेट क्या मिलेगा हमको, यह डेल्टा वाई बाई वाई, यह मिलेगा यन डेल्टा ए बटा में ए। अब इसी का परसेंटेज, अब यह क्या मिला आपको, यह जो है आपका एक फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, डी बाई डी एक्स ऑफ लाग ऑफ एक्स जब होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं 1/x लिखते हैं। ये कैसे आ गया, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ क्या है आपका, मैं वन साइड का टूल करके आपको बता दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ लाग ऑफ क्या निकालिएगा
y निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 1/y और जो है यह dy बटा में dx हो जाएगा। उसके बेस पर मैंने निकाला है। तो यहाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, वहाँ आप मत जाइए, तो इतना इसको समझिए। हमको जो मेन चीज़ है वह बताना है, वहाँ देखिए। तो यह इतना आ गया। तो अब इसका परसेंटेज इधर कितना हो जाएगा, वही n टाइम्स डेल्टा a बाई ए इंटू 100। यह चीज़ देख लीजिए, यानी कि जो वेरिएबल क्वांटिटी है उस वेरिएबल क्वांटिटी का जो परसेंटेज इधर होगा और जो पावर है उसका उतना टाइम्स हो जाएगा, यानी कि n टाइम्स ऑफ परसेंटेज इधर ऑफ a, यानी कि सिंगल पावर लगवा सिंगल वेरिएबल क्वांटिटी है तो उसका परसेंटेज इधर इतना होगा। अब हम अंतिम पॉइंट पर आते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होगा, फ्रैक्शनल होगा, कई चीजें उसमें होंगी, तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। पांचवा चीज देख लीजिए। पांचवा चीज में मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या, कि y इक्वल टू a टू पावर x, b टू पावर y और c टू पावर z, इस टाइप का है। इसका भी उसी तरह से, इसका जो है log ऑफ y करेंगे तो log ऑफ a टू पावर x प्लस log ऑफ b टू पावर y माइनस log ऑफ c टू पावर z होगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो 1/y डेल्टा y, फ्रैक्शनल, इसको पार्शियल फ्रैक्शनल कहते हैं। यहाँ से आपका आप लिख सकते हैं x डेल्टा a बटा में a प्लस y डेल्टा b बटा में b माइनस z डेल्टा c बटा में c। बट फिर ध्यान देने की बात है, यहाँ ये निगेटिव क्वांटिटी आ रहा है, बट यह परसेंटेज इरर है, यह रिलेटिव इरर है, इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो जब निकालेंगे तो डेल्टा y बटा में y, यहाँ से x टाइम्स डेल्टा a बटा में a, y टाइम्स डेल्टा b बटा में b और प्लस z टाइम्स डेल्टा c बटा में c। अब परसेंटेज इधर निकालना होगा तो अब क्या करिएगा, इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि कई थे हों, उसमें कई वेरिएबल्स हों और उसका परसेंटेज इधर निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को पहले रख देंगे, इस वेरिएबल का परसेंटेज इधर निकाल लेंगे, इस पावर को बाहर रख देंगे और दूसरे का निकाल लेंगे, इसको ऐड कर देंगे, सो वन, इस तरह से ऐड करते हम लोग चले जाते हैं। तो यह इस तरह से जो है परसेंटेज इधर होगा तो उसका कैलकुलेशन किया जाता है, उसका कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और एक बात आई है यहाँ लॉगरिथम की, तो मैं अगले वीडियो में फिर क्या करूँगा, आपको लॉगरिथम में बताऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको सारा मटेरियल समय समय पर मिलता रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं उसकी सूचना आपको दे सकूं, आपको जो मटेरियल दे सकूं। धन्यवाद।